हम चैप्टर थर्ड पे थी, हमने इक्विलिब्रियम कर लिया था, मार्केट इक्विलिब्रियम। देन हमने ये शिफ्टिंग भी पढ़ लिया था कि शिफ्टिंग कैसे होती है और मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, शिफ्टिंग जो है वो टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से होती है, और जो मूवमेंट है वो प्राइस की वजह से होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर क्या होता है? जब हम मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा नीचे आ जाते हैं या थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइस सीलिंग। यानी कि प्राइस जो है सील कर दिया गया, एक फाइनल प्राइस डिसाइड कर दिया गया, उस प्राइस से हम ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, इन मैनी सिटीज देयर आर रेंट कंट्रोल। ठीक है, बहुत सारी सिटीज में क्या है, रेंट कंट्रोल है। ठीक है, इट मीन्स दैट द मैक्सिमम रेंट कैन बी चार्ज इज सेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, एक मैक्सिमम रेंट जो है वो सेट कर दिया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा कि इतना रेंट ही लिया जाएगा, इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। तो ये क्या है, ये प्राइस को सील कर दिया गया है, प्राइस का एक फ्लोर बना दिया गया है कि इतना ही प्राइस रहेगा, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये ये इसलिए भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाए। ठीक है, तो ये है प्राइस सीलिंग। ये प्राइस है, ये वाला प्राइस फिक्स किया गया है। ठीक है, ये वाला प्राइस जो है वो फिक्स किया गया है कि इतना ही रहेगा, इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जाना है। अगर इससे नीचे जाते हैं तो प्राइस की शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो सरप्लस होगा। तो ऊपर जाना तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस हमें एक दिया जा चुका है। और नीचे हम जा सकते हैं, लेकिन उससे हमें शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए हम फिर इसी प्राइस पे रहते हैं। Then price floor exit when the price is artificially held above the equilibrium price. It is not allowed to fall. ठीक है, ये क्या है, ये above होता है, इसको fall करना allow नहीं होता है। Many business maintain the price floor, while in other case, if the government that maintain the price floor, one price floor was maintained by the private business used is called fair trade। ठीक है, बिजनेस जो प्राइवेट बिजनेस है वो एक, अगर तो गवर्नमेंट मेंटेन करती है तो ठीक है, अगर कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा है तो वो उसका नाम क्या देते हैं कि फेयर ट्रेड है, कि ट्रेड जो है वो फेयर है, सही तरीके का ट्रेड है, उसको ये नाम दिया जाता है जब वो प्राइस सेट करते हैं। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मीन्स, इलास्टिसिटी जैसे इलास्टिक होता है ना, जब उसको खींचते हैं तो वो बढ़ता जाता है, तो इसी तरह इलास्टिसिटी, उस इलास्टिसिटी वहीं से आया है। ठीक है, यानी कि जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, खींचते जाएंगे, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में जो बहुत बड़ा चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने प्राइस चेंज किया, मेरा प्राइस चेंज करते डिमांड में ह्यूज चेंज आ गया, तो वो क्या होगा? वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। अभी हमने ऊपर इनइलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी पढ़ा था, मतलब डायग्राम देखे थे दोनों के। ठीक है, ये इलास्टिसिटी 5 तरीके की होती है। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, डिमांड टू बी चेंज इन अ डिटरमाइन विथ प्राइस ऑफ अदर गुड एंड इनकम। इन तीनों की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, यानी कि एक चीज में चेंज करने से, मान लो मैंने सब्सिट्यूट गुड का प्राइस चेंज, मैंने टी का प्राइस चेंज कर दिया। टी का प्राइस 5 रुपए था, मैंने 10 रुपए कर दिया। लोग कॉफी पे शिफ्ट हो गए, कॉफी पे ज्यादा शिफ्ट हो गए। ठीक है, डिमांड कॉफी की ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ 5 रुपए चेंज करने से डिमांड जो है कॉफी की 10 गुना बढ़ गई। तो दैट इज इलास्टिसिटी, मतलब इतना ज्यादा ड्रास्ट चेंज आना। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 when demand is not responsible to change in price. The rate of change in quantity demanded of goods is less than the rate of change in its price. In such case, elasticity of demand is less than 1. अगर डिमांड में चेंज कम है प्राइस से, ठीक है, डिमांड में प्राइस से चेंज कम है, यानी कि लेस देन 1 है, तो उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक। ठीक है, और अगर चेंज 1 से ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा चेंज प्राइस में आ गया है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक। एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं ये, प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी, प्राइस इतना हुआ, डिमांड इतनी हो गई। ठीक है, डिमांड में चेंज क्या है, थोड़ा डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज, प्राइस में चेंज लेस है, डिमांड में चेंज। ठीक है, प्राइस में चेंज देखो कि कम कम आ रहा है, यहाँ था, अब मैं यहाँ की बात करूं तो डिमांड में चेंज यहाँ तक आया, तो ये इन इलास्टिसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड में प्राइस के थोड़ा सा ही बढ़ते कम होते, प्राइस में ज्यादा चेंज आना, डिमांड के थोड़ा सा फर्क पड़ते ही प्राइस में ज्यादा चेंज आना, तो वो इलास्टिसिटी। ठीक है, देन व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स, प्राइस कोई इफेक्ट कर ही नहीं रही है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रही प्राइस पे, प्राइस भी वैसे का वैसे है, डिमांड भी वैसे की वैसी है, तो इलास्टिसिटी क्या है, 0, जिसको हम बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, और अगर प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इन इलास्टी, परफेक्ट इलास्टिसिटी। ये रहा इसका एग्जांपल। प्राइस बढ़ाओ कम करो, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक ही है, डिमांड बढ़ाओ कम करो, प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो अब क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है। ठीक है, आप जितनी मर्जी डिमांड कर लो, प्राइस इतना ही है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि ये इक्वल टू इन्फिनिटी है और ये इक्वल टू 0 है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा।
हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉल्स बाय 20% and the price of salt fell by 20%, the increase in quantity demanded due to equal change in price could be different for salt and cold drink. Then salt and cold drink are said to have a different price elasticity of demand. वो बोल रहे हैं दोनों की जो डिग्री है वो प्राइस फॉल करने की 20% है। 20% दोनों का जो है प्राइस गिरा, तो दोनों की डिमांड जो है इंक्रीज होगी, लेकिन दोनों की डिमांड इंक्रीज होना डिफरेंट है। एक जैसी डिमांड नहीं इंक्रीज होगी दोनों की। सॉल्ट जो है हमारा नेसेसिटी गुड है, तो उसकी डिमांड अलग रहेगी और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड अलग रहेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फैक्टर्स दिए हुए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। द नंबर एंड क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो प्राइस को इफेक्ट करता है वो क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट होना। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम ग्रेट आइसक्रीम रोज बाय अ स्मॉल अमाउंट, कंज्यूमर शुड readily switch to another flavor of ice cream such as स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच। ठीक है, वो बोल रहे हैं क्लोजनेस सब्स्टिट्यूट, जितना उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा उतना ही उसका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का डिमांड जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, मान लो आप चॉकलेट फ्लेवर खाते हो और एकदम से चॉकलेट फ्लेवर का प्राइस बढ़ गया, तो आप शिफ्ट हो जाओगे या तो बटरस्कॉच या स्ट्रॉबेरी पे। द नंबर एंड यूज ऑफ कॉमोडिटी सेटिस्फाइड, जितनी कॉमोडिटी से हम सेटिस्फाइड होते हैं हम उतनी ही खरीदेंगे, फिर उस पर प्राइस का जो फर्क है वो हमें इफेक्ट नहीं करता है। देन टाइम पीरियड, ग्रेटर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतनी ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी पे जितनी इनकम स्पेंड की जा रही है वो भी प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट डालती है। अगर इनकम ज्यादा स्पेंड की जा रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज्यादा हो, ज्यादा पैसे लगा रहे हो तो ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होगी। हाउ नैरोली द कॉमोडिटी इज डिफाइंड, कॉमोडिटी कैसे डिफाइन की जा रही है? ठीक है, मोर नैरो, नैरो यानी कि छोटा, जितना उसका घेरा कम होगा, वो प्रोडक्ट का घेरा कम होगा, यानी कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ना मिलते हो या वैसे प्रोडक्ट और अवेलेबल ना हो, जितना उसका घेरा कम होगा उतनी ही उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी। जैसे इन्होंने दिया हुआ सिगरेट, सिगरेट की क्या है, उसकी डिमांड रिमेन अनचेंज है बिकॉज उसका सब ऑर्डिनेट भी नहीं है, किसी के पास सब्सिट्यूट भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालना है? न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी माइनस कर देनी है, डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी रखनी है, इनटू 100 कर देना, तो ये हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। देन प्राइस भी ऐसे करना है, न्यू में से ओल्ड माइनस करके डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। ओल्ड प्राइस को पी से रिकॉग्नाइज करते हैं, न्यू प्राइस को पार बी से, क्यू को ओल्ड क्वांटिटी और सिग्मा क्या को न्यू क्वांटिटी, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, तो बार क्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू 100, बार पी डिवाइड बाय पी इंटू 100,
तो ये बन कैसे जाएगा, ये पी और क्या ऊपर चले जाएंगे ऑपोजिट, तो सिग्मा क्यू सिग्मा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, 100 आपस में कट गए। हाँ जी, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4 मतलब 3 इज द ओल्ड एंड 4 इज द न्यू। ठीक है, द ओल्ड प्राइस 3, क्यू द ओल्ड क्वांटिटी फ्रॉम द टेबल, टेबल से ओल्ड क्वांटिटी देख लो, दिस यूनिट। न्यू प्राइस 4 है, न्यू क्वांटिटी कितनी है, ओल्ड प्राइस कितना है 3। तो पहले तो हम ये पार की पी निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 4 - 3 दैट इज 1। क्वांटिटी मैम 2000 कहाँ से आया? ये रहा ना बेटा, ये देखो, 3 रुपए में इतनी है, 4 रुपए में 2000 है क्वांटिटी। 3 रुपए में क्वांटिटी इतनी है, 4 रुपए में क्वांटिटी इतनी है। तो 3 रुपए की क्वांटिटी 3250 माइनस न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। 3 इज ओल्ड ना, 4 इज न्यू, तो मीन्स 3 इज ओल्ड, 4 इज न्यू। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, 3250 माइनस 2000, ये आ गया हमारा -1250। क्लियर है? उन्होंने लिखा तो हुआ है फ्रॉम द टेबल, टेबल में से देखो, ये रहा टेबल, 3 रुपए और 4 रुपए। ठीक है। मैम वैसे ये न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में? ये छोटे वाले तो आ ही जाते हैं। हाँ, इससे तो बंदा पास हो ही जाता है। हाँ, ये तो बंदा कर ही सकता है इतना तो। ठीक है, हाँ। तो न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, तो -1250 आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, है ना। हाँ। तो सिग्मा क्यू ये रहा, सिग्मा पी 1 आया था, पी हमारा 3 है, ओल्ड मतलब, और ओल्ड हमारा क्वांटिटी भी कितनी है, 3250। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1.15 इज द आंसर। ठीक ठीक है। है, नाउ इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, इन्होंने क्या बोला, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 4 to 3, यानी कि अब ओल्ड प्राइस 4 बन गया और न्यू प्राइस 3 बन गया। इसी तरह क्वांटिटी भी ओल्ड वाली न्यू बन जाएगी और न्यू वाली ओल्ड बन जाएगी। ऑपोजिट क्वेश्चन कर दिया, ऑपोजिट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है। ये इन्होंने प्राइस दिखाया हुआ है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है, यानी कि इतनी ही डिमांड है, इतना ही प्राइस है, दोनों आर बोथ आर इक्वल, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ये 1। ठीक है, इससे ऊपर गए, और डायरेक्ट क्या करनी इसकी जरूरी है? ये तो दिमाग घुमा दिया इसने तो। इसको ऊपर गए, तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड हम्म। घट रही है, यही हो रहा है, हाँ जी। यानी कि P इज ग्रेटर देन 1, यानी कि प्राइस इज ग्रेटर देन 1, तो इंक्रीजिंग सेक्टर आ गया। अब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है, तो यानी कि P इज लेस देन 1, तो ये डिक्रीजिंग आ गई। इसको हम जो सबसे नीचे होगा तो इसको 0 बोलेंगे इधर, ये सबसे ऊपर होगा इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। क्लियर है? हाँ जी। बीच में जो है वो, ये -1 है, ये लेस देन 1 है, ये मोर देन 1 है। इसके एंड पॉइंट पे जाके ये इन्फिनिटी हो गया, और इसके एंड पॉइंट पे जाके ये 0 हो गया। 5 हो गए, 5 टोटल, एक ये 1 वाला, एक ये कम वाला, एक ये ज्यादा वाला, एक ये इन्फिनिटी वाला, और एक ये 0 वाला, टोटल 5 जरूर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
देन आ गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने प्राइस का किया था वैसे ही इनकम का। लाइक पहले प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रहा था, अब किसकी वजह से होगा? अब इनकम की वजह इनकम। से होगा। मतलब अब ई के साथ पी की जगह क्या लगेगा? आई लगेगा। सेम वही कंसेप्ट है, बस पी की जगह अब क्या लगेगा? आई लगेगा। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन इनकम आ गया। मैम पहले पहले चेंज इन प्राइस प्राइस का था। हाँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा? सब्सिट्यूट गुड आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा? सब्सिट्यूट गुड आ जाएगा, मतलब प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। हमने बोला था ना इलास्टिक तीन चीजों से इफेक्ट होती है, प्राइस से, इनकम से और प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड से। तो इनकम भी हमने पढ़ लिया, प्राइस भी हमने पढ़ लिया, अब प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड पढ़ रहे। इन्होंने टी और कॉफी का एग्जाम्पल लिया है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी, देयर वुड बी डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ demanded of coffee and increase in the quantity demanded of tea as consumer should readily substitute tea for coffee। ठीक है, कॉफी की डिमांड कम हो गई और टी की बढ़ गई क्योंकि उन्होंने सब्सिट्यूट चेंज कर लिया। ठीक है, देन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्सिट्यूट टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो, ये निकालना कैसे है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स की कैसे निकालनी है? डी क्यू एक्स डिवाइड बाय डी पी एक्स। मेन तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है और आपको लिखना पड़ता है तो आप तीनों लिख के आओगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में जो लिखना है फॉर्मूला, वो ये वाला फॉर्मूला लिख के आना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करो जरा इसको सॉल्व। इसमें ये देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करके आना। जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे आप मैसेज पे डाल देना, ठीक है? मैं फिर वो आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। देन कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच। हाँ जी, सबसे पहले आ गया यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर को कोई गुड और सर्विसेज लेने पे टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, दैट इज यूटिलिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक चाय का कप पीते हो, उस चाय के कप से आपको जितनी सेटिस्फेक्शन होती है वो आपकी यूटिलिटी है उस चाय के कप की। टाइप ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आ गया। टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन। एक यूनिट को यूज करने से जितनी भी आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है उससे, दैट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब कि मान लो एक रोटी खाई मैंने, मुझे 30% सेटिस्फेक्शन हुई। दूसरी खाई, 30% फिर हुई। तीसरी खाई, 40% हुई। तो अब तीसरी खाने के बाद मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, अब मुझे और खाने की नीड नहीं है।
तो आफ्टर थर्ड थर्ड रोटी तो मेरी टोटल जो यूटिलिटी होगी वो 3 रोटीज होगी, है ना? क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है, सारे यूनिट्स का ऐड करके। क्लियर है? हाँ जी मैम। देन एवरेज यूटिलिटी यानी कि पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक यूनिट से हमें जितनी भी एनर्जी या जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम बोलेंगे एवरेज यूटिलिटी। ठीक है? तो एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर देंगे उस गुड के साथ, जितना भी कंज्यूम किया है उस गुड्स के साथ, तो हमारी एवरेज यूटिलिटी निकल आएगी। देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, ठीक है? और उस 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा हमें एनर्जी आई या एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आई, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब ही एक्स्ट्रा है, ठीक है? आप सूट में भी मार्जिन रखवाने जाते हो ना, तो उसको कभी-कभी क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना। उसका मतलब यही होता है ना, मार्जिन रख देना। तो मार्जिन का मतलब क्या है? सम एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल जब हमने किया है टोटल यूटिलिटी में, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है? जो भी चेंज आया टोटल यूटिलिटी में और जो भी चेंज आया कमोडिटी में, उन दोनों को डिवाइड करके। देन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। There are two kind of measurement of utility implemented by economics, cardinal and ordinal. Cardinal cardinal utility क्या है? Quantity measure the preference of an individual toward a certain commodity. Number assigned to different goods and services can be compared. For a coffee addictor, quantity of 100 units towards a cup of cappuccino is twice as desirable as a cup of tea with a utility level of 50 units. The concept of cardinal utility suffers from the absence of an objective measures of the utility. The utility gained from consumption of a particular good by A will be different than B. ठीक है? ये क्या है? कार्डिनल में क्या बता रहे हैं? मैं कॉफी का जो है वो एक ही कप पीऊंगी, ठीक है? उससे मुझे 100 सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। वही अगर मैं टी पीऊं तो मुझे 100 सेटिस्फेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी के 2 यूनिट को कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी वो 100 पे जाएगा, क्योंकि टी का जो यूटिलिटी है वो 50 है और कॉफी की यूटिलिटी 100 है। तो अगर मुझे कॉफी की यूटिलिटी तक पहुंचना है तो मैं टी के 2 यूनिट कंज्यूम करूंगी। देन ऑर्डिनल क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द रिलेटिव रैंकिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू प्रेफर टू कंज्यूम और बाई मोर एप्पल देन बनाना while your friend may prefer to consume or buy more banana than apple. ऑर्डिनल में क्या है? आपको जो सेटिस्फाई करता है आप वो खरीदोगे, ठीक है? अगर आपको एप्पल सेटिस्फाई करता है तो आप बनाना रख दोगे, एप्पल खरीद लोगे। और अगर आपको बनाना सेटिस्फाई करता है तो आप बनाना लेके एप्पल छोड़ दोगे। यानी कि आपको एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। देन लॉ ऑफ यूटिलिटी, दो तरह का लॉ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कहते हैं कि जब भी हम एक्स्ट्रा एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है, घटती जाती है। आप एग्जाम्पल लो, एक थ्रस्टी पर्सन है, ठीक है? एक यानी कि आप प्यासे हो, आप घर पे आए, आपको प्यास लगी थी, आप जो पहला ग्लास पानी का पियोगे
वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यासे थे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्यासे हो तो आप 2 ग्लास पानी पी लोगे। ठीक है, उससे भी ज्यादा प्यासे हो तो आप 3 ग्लास पानी पी लोगे। आफ्टर थर्ड ग्लास आपका क्या होगा कि अब मैं पानी और नहीं पी सकता, यानी कि आपकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, आपकी यूटिलिटी फुलफिल हो चुकी है यहाँ पे। तो अगर आप इससे ज्यादा पीते हो तो नेगेटिव में चली जाएगी, आपकी बॉडी पे गलत इंपैक्ट करेगी ना, आपका पेट फूल जाएगा पानी ज्यादा पी लोगे तो। ठीक है, कुछ और खाया नहीं जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब जब हम एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं, एक आपने पहला ग्लास पिया, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, फिर आपने दूसरा ग्लास पिया, तो आपको पहले से थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन हुई होगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन हुई होगी। तो वही जो पहले से थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन हुई है, वही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमारी जो सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, उसी को बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैम ये मार्जिनल यूटिलिटी जैसे 49 ये कैसे हमने किया निकाल लिया है? क्या 49? जो मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स लिखे हुए हैं ये खुद पहले ही दिए होगी ना ये? नहीं नहीं, ये देखो ना, बॉटल बॉटल कंज्यूम टोटल यूटिलिटी, सबसे पहले तो 0 थी आपकी, तो माइनस में, फिर आपने वन बॉटल में से आपको 14 यूटिलिटी मिली, तो आप 0 में से 14 माइनस किया तो 14, तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 14। देन 14 में से 23 में 14 माइनस किया तो 9, 27 में से 23 माइनस किया तो 4, 24 में ओके। से 27 माइनस किया तो -3, और 18 में से 24 माइनस किया तो -6। टोटल यूटिलिटी में से एक एक यूनिट माइनस करते जाएंगे ना। ठीक है मैम, जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना मैम ने, हम्म। उसमें से एक तो लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और एक क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, ग्राफिकली हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिमांड एंड ठीक सप्लाई। है, ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन होगा, मैम। इलास्टिसिटी भी होगा। हाँ जी, एक किया व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंट कर्व एंड व्हाट वेरियस प्रॉपर्टीज एंड assumptions। आप ये मेरे को व्हाट्सअप कर दो ना, फिर मैं मतलब निकाल लिया करूंगी लैपटॉप पे। मैम फिर आप ऐसे करना ना, इसके और इजी लैंग्वेज से आप हमें नोट्स दे देना। पहले मैं वो समझा दूं आपको, फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है। देन ये देखो, ये उन्होंने यूटिलिटी दी हुई है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन माइनर यूटिलिटी जो है फोर्थ यूनिट के बाद कम होनी शुरू हो गई, यानी कि फोर्थ यूनिट पे हम प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो गए, इससे ज्यादा हम अब पानी नहीं पी सकते। लेकिन अगर हमने एक यूनिट भी एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी, यानी कि हमारा, हम ऐसे भी, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी खाने की चीज ले लो, जब आप वो खाते हो, पहले सबसे पहली बाइट लेते हो, वो हमेशा आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है ना, अपनी फेवरेट चीज की। आप फर्स्ट बाइट लो, या पिज्जा खा रहे हो, फर्स्ट स्लाइस आप खा रहे हो, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देन आपने सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, आफ्टर फिफ्थ आप बोलोगे बस और नहीं खा सकता मैं। पिज्जा तो वही है, टेस्ट भी वही है, जो आपको पहले मिलनी चाहिए थी वही मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन आपको वो वैसी नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो चुकी है, इस वजह से आपको नेक्स्ट यूनिट से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपने मान लो फिफ्थ भी खा लिया धक्के से, सिक्स्थ भी खा लिया धक्के से, लेकिन सेवंथ यूनिट पे आप बोलोगे कि बस मैं और नहीं खा सकता, इसके बाद क्या होगा मेरा, आपका पेट खराब हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हम नेगेटिव पे चले जाते हैं, अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन से एक्स्ट्रा कुछ कंज्यूम करते हैं तो हम नेगेटिव में चले जाते हैं। देन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कार्डिनल अप्रोच के थ्रू, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो बिकॉज सेशन स्टॉप होने वाला है 1 मिनट में।
ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। ओके।